नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ क्लास में। आज हम बताने जा रहे हैं विंडो एसी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनको खोलने के लिए कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है इसका बेस यूनिट जिसके ऊपर आपका पूरा विंडो एसी इंस्टॉल होता है। ये इसका बेस है और इसके जस्ट पीछे से देखेंगे तो ये नीचे का हिस्सा होता है जो बॉडी का दिखता है। ये इसके 3 माउंट हैं जिस पे ये आपका कंप्रेसर लगेगा। और ये इसका जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं उभरे उभरे से हुए हैं, ये आपके ड्रेनेज के लिए हैं जहाँ से पानी बाहर आता है। और आप लोग इसको अंदर से देखेंगे तो जो अंदर आपका अंदर घुसा हुआ है ये यहाँ उभरा हुआ है और जो बाहर उभरा हुआ है वो ये पार्ट है। तो इस पे लगा होता है आपका कंप्रेसर के ये 3 माउंट होते हैं क्योंकि 3 पैर ही होते हैं। और इसके ऊपर लगता है रबड़, उसको बोलते हैं गुरमुड एक तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर वो पूरा बेस होता है और वजन की वजह से उस पर वो बैलेंस करता है। कंप्रेसर हमारा रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर मैकेनिकल भी है और मैकेनिकल के साथ साथ जब वो चलता है तो वाइब्रेट करता है, पूरा हिलता है। तो इस पे वो फ्री मूवमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ना कोई बहुत ज़्यादा टाइट कर दे तो ज़्यादा ऐसी दिक्कत आती है इस केस में। इसके बाद यहाँ इंस्टॉल करने के बाद यहाँ इस स्पेस पे आपके माउंट होता है मोटर, जो मोटर की ब्रैकेट होती है। चाहे किसी में ब्रैकेट होगा तो किसी में आपको छोटा सा ही एक प्लेट लगी होगी ऐसे, बट इसमें हमारा पूरा माउंट जो है इसका मोटर माउंट वो इस तरीके से मोटर आपका इसके अंदर रहेगा और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। मोटर आपका इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोटर माउंट, दोनों पार्ट में है क्योंकि मोटर के दोनों हिस्से में इस तरीके से ये लगेगा तो मोटर इसके अंदर आ जाएगा। और इसी माउंट के बीच में आपका इंस्टॉल होता है यहाँ पे कि मोटर ये हमारा एसी मोटर है। और एसी मोटर में हमारा ये 900 आरपीएम, 850 आरपीएम और 750 आरपीएम, मतलब 750 मतलब लो स्पीड, 850 मतलब मीडियम और 900 मतलब हाई, ये इसकी स्पीड की हैं। तो 3 स्पीड इसमें है और इसी हिसाब से की वाइंडिंग की गई है। अब इस मोटर में देखोगे तो 2 तारें आई हैं बाहर, 2 कनेक्टर बाहर आए हैं। एक ये हमारा कैपेसिटर का है जो जिसमें आप 2 तार एक ही कलर का देख रहे हैं, ब्राउन कलर में। उसके बाद ये जो तार आई है इसमें जो 4 तार हैं, 3 स्पीड की है और एक आपका न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपके मोटर का कनेक्शन का हो गया। बाद में हम इसको चेक करना सीखेंगे। दूसरा जो मोटर लगी होती है वो होती है स्टेपिंग मोटर, जिसे बोलते हैं हम सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मतलब स्टेपिंग मोटर, स्विंग मोटर आप बोल सकते हैं। ये हमारा 360 रोटेशन होता है, बट ये हाफ रोटेशन में ही आपका स्विंग को रोटेट करता है। वैसे आप बाहर निकाल के चलाएंगे तो ये घूमता रहेगा। और क्रैंक बेस होता है, वो क्रैंक बेस होगा तो क्रैंक उसको आधे रोटेशन में बार बार घुमाती रहेगी। 5 आरपीएम की ये मोटर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में हमारा आ जाता है पीसीबी। ये इसकी मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड मतलब इसकी पेन पीसीबी की बोर्ड है। ये क्या करता है, एसी के अलग अलग जगहों पे जो वोल्टेज चाहिए होता है, जैसे सेंसर को 5 वोल्ट और आपके स्विंग मोटर को 12 वोल्ट या एसी वोल्ट, जो भी जिसको देना होता है इसका ही काम होता है। ये इसका माइंड से होता है जो हर जगह कितनी वोल्टेज किसको देना है। 12 वोल्ट से इसकी रिले ऑपरेट होती है, 5 वोल्ट से इसके सेंसर पे जाते हैं और बाकी इस पे स्विंग मोटर पे आते हैं। तो स्विंग मोटर आप देखोगे तो आपका जो एसी वोल्टेज होगा, ये सिंक्रोनस मोटर आपका एसी का है। और आप स्प्लिट एसी वगैरह में देखोगे तो स्विंग मोटर वहाँ भी लगेगी, बट वो डीसी होगी, आपका 12 वोल्ट से चलती है। उसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हमारे पास, ये डिस्प्ले का काम क्या होता है। डिस्प्ले का काम होता है कि जो सेंसर कमांड करता है, या आप रिमोट से ऑपरेट करते हो या इसको मैनुअल ऑपरेट करते हो, तो ये कमांड लेके पीसीबी को दे देता है। अब पीसीबी उसको उस फंक्शन से चला देती है जो भी कस्टमर उसको रिमोट से यूज करेगा। वो कूल मोड लगाए, आपका ड्राई मोड लगाए, फ़ैन मोड लगाए, हीटिंग का मोड लगाए, तो उसमें मोस्टली क्या करता है, ये उसको कमांड देता है और उस चीज़ को ऑपरेट कराता है। बस इतना ही सा काम है डिस्प्ले का होता है। और डिस्प्ले का मतलब आपको दिखाना, प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंट करके दिखाता है कितना टेम्परेचर कर दिया है, ये मोड सिलेक्ट हुआ है, ये फ़ैन की स्पीड आपने रखी है, कंप्रेसर इंटीग्रेशन आता है, ये सब इसमें लाइट डाली गई हैं। ये लाइट उसी के हिसाब से प्रोग्राम पे ये ऑन हो जाएगी। तो ये होता है डिस्प्ले का काम। डिस्प्ले आपका जो चलता है ये 5 वोल्ट से चलता है। तो 5 वोल्ट कौन देता है इसको, मेन पीसीबी। तो मेन पीसीबी ही 5 वोल्ट देगी ना, तो बाकी तभी तो चलेगा। तो ये 5 वोल्ट से चलता है। इसके साथ जो सेंसर लगा है तो ये भी 5 वोल्ट से चलता है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट ही आएगा। जब 5 वोल्ट आएगा तो सेंसर भी इसके साथ है, सेंसर भी 5 वोल्ट से ही चलेगा। और किसी में आपको यही सेंसर आपको पीसीबी में मिल सकता है। पीसीबी में इन द सेंस का मतलब ये है कि जहाँ से इसको 5 वोल्ट ये दे रहा है वहीं से इसके साथ ट्रैक करके इसको लगा दिया जाएगा, ये वहाँ से रिपोर्ट करेगा। तो इसको 5 वोल्ट चाहिए तभी तो ले पाएगा रिपोर्ट, नहीं तो कहाँ से रिपोर्ट करेगा, ये किसको बताएगा। सेंसर का काम होता है रिपोर्टिंग करना, बताना, सेंस करना। तो सेंस करके किसको बताएगा, इसके पीसीबी को, इस पीसीबी के थ्रू इस पीसीबी में जाएगा। तो सबसे पहले कमांड, जितना भी कोई कमांड कस्टमर रिमोट से देगा या फिर फंक्शन मैनुअल ऐड करेगा, तो सबसे पहले यही रिसीव करेगा, ये रिसीव करके आगे वाले को देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। तो उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट है,
कैपेसिटर, ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 पॉइंट बने हैं, एक स्टार्टिंग का है, एक आपका कॉमन है जिसमें आप सारे कनेक्शन न्यूट्रल के लगा सकते हैं, तीसरा आपका ये फ़ैन के साथ भी ऐड है। तो फ़ैन का भी इसी में है, कंप्रेसर का स्टार्ट करने का भी है, फ़ैन को भी स्टार्ट करने का है, और बाकी रनिंग को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है मल्टीपर्पज़ होता है, और आपको इसमें मल्टीपर्पज़ कह सकते हैं कि हम इससे फ़ैन भी चला लेंगे, इसी कैपेसिटर से हम कंप्रेसर को भी चला लेंगे, इसी कैपेसिटर से हम इसको रनिंग भी मेंटेन कर लेंगे, दोनों के, मोटर के भी और कंप्रेसर के भी। तो आप ये देखोगे 45/6 का MFD, मतलब 6 जो है ये मोटर का है। आप यहाँ पे मोटर पे भी पढ़ लोगे तो कितना लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा रहता है इन पे सब पे, यहाँ लिखा है कैपेसिटर 5.0 MFD, ठीक है। तो 5.0 MFD मतलब ये 6 MFD का है, और 6 MFD फ़ैन का है, 45 ये कंप्रेसर का है। ये कैपेसिटर लगा होता है, इसमें आपको 5% टॉलरेंस भी मिलता है, 5% प्लस माइनस भी मिलता है। तो ये कैपेसिटर का हो गया, मोटर का हो गया, PCB का हो गया, तो ये सिंक्रोनस मोटर का हो गया। इतने तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं। उसके बाद हम मैकेनिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। मैकेनिकल पार्ट में हमारे पास ये मोटर की शाफ्ट, ये जो शाफ्ट देख रहे हैं मूव कर रहा है, ये मैकेनिकल है। इसके बाहर जो उसकी वाइंडिंग की गई है इसके अंदर के शाफ्ट को घुमाने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास प्लास्टिक पार्ट्स भी आते हैं। प्लास्टिक पार्ट में ये बाहर कंडेंसर का फ़ैन है जिसे हम प्रोपेलर फ़ैन बोलते हैं, ये ब्लोअर है जो आगे की तरफ फ्रंट पे लगता है, और इसकी कर्व देख रहे हैं, इसकी कर्व देखो हल्की ना ऐसे बैंड सी हैं, सी टाइप में है ना, सी टाइप बैंड है इसके अंदर। ये सी टाइप बैंड क्या करता है, हवा को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से डिस्चार्ज कर देता है। तो जब इस पार्टीशन में आपका ये मूवमेंट लेता है, जैसे मैं अगर मोटर में डाल के दिखाऊं, किसी भी तरह लगा दे रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए। और इसको हम क्या करते हैं, इसको एलंकी से 4 mm की एलंकी लगेगी, और इसको हम इस पर टाइट कर देंगे, ठीक है, और पीछे ये फैन लग जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत, मतलब जैसे ठीक है, इस तरीके से ये लग जाएगा पूरे सिस्टम पे, और इस तरीके से ये वर्क करता है। जब मोटर चलेगा तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो इस हिस्से में ये सक्शन पॉइंट हो जाएगा, बीच में इसके बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, सक्शन पॉइंट हो जाएगा। और डिस्चार्ज कहाँ से करेगा, इनके बीच में से, इनके जो ब्लेड हैं इनके ब्लेड में से डिस्चार्ज कर देगा एयर को। पीछे वाला फ़ैन क्या काम करता है, जब इस तरीके से ये रोटेशन लेता है तो ये कर्व्स की वजह से आसपास की हवाओं को वैक्यूम करता है, खींचता है अपने अंदर, ऑब्जॉर्ब करता है, सक्शन करता है, और इनके थ्रू ये डिस्चार्ज कर देता है पीछे की तरफ। तो पीछे क्या लगा होता है हमारा, कंडेंसर फ़ैन, कंडेंसर लगा होता है, तो इसे कंडेंसर फ़ैन बोलते हैं, इसे हम कूलिंग कॉइल के लिए ब्लोअर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, उसकी हीट को निकाल देगा, और ये क्या करेगा, रूम की हीट को खींचेगा, कूलिंग कॉइल में से गुजरेगी, और बाहर से हवा उसके डक्ट से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। उसके बाद हम आते हैं, निकाल लेते हैं नहीं तो ये टूट जाएगा। तो दोनों में आपको एलंकी 4 mm की लगेगी, 4 mm की एलंकी, 4 नंबर की एलंकी लगेगी। इसको खोलने के लिए मैं टूल्स के लिए भी बोल रहा था कि टूल्स का इस्तेमाल कौन कौन सा करेंगे। आपको कंप्रेसर को खोलने के लिए ये टी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हाथ नहीं जाता ना, हम एडजस्टेबल नहीं चला सकते, या फिर कोई रिन पाना वगैरह नहीं चला सकते, तो आप टी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 नंबर की ये टी है, जो 13 नंबर आपकी इस कंप्रेसर के नट, यहाँ से नट को खोलने का काम करेगी। उसके बाद आपके पास 10 नंबर की टी भी होनी चाहिए। 10 नंबर की टी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस मोटर के अंदर ब्लेड लगे हुए, नट लगे हुए हैं ना, तो इन नटों में आपको ये फिक्स है, एक ये फिक्स है, दूसरी तरफ जो हम बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे वो बोल्ट होगा, इन तरीके से बोल्ट होंगे। इन बोल्ट का इस्तेमाल हम दूसरे वाले इस पार्ट पे करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसमें करते हैं तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ये 10 नंबर की टी गोटी बोलते हैं हम लोग इसको, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 टूल्स आपके बैग में होने भी चाहिए, और बहुत जगह ही काम आएगा आपको, आउटडोर में, स्प्लिट एसी में, आउटडोर में भी काम आएगा। तो ये पार्ट हो गए आपके प्लास्टिक पार्ट में। अभी हमारे पास आता है ग्रिल। फिर प्लास्टिक पार्ट में आ जाएंगे तो इसका हमारा फ्रंट ग्रिल का ये मेन हिस्सा है। मेन हिस्से के बाद आपका ये एयर फिल्टर है जो 3 माइक्रोन का है, 3M फिल्टर बोलते हैं हम लोग इसको, 3 माइक्रोन का फिल्टर ये, और ये लगता है जस्ट इस कूलिंग कॉइल के आगे। कूलिंग कॉइल होती है ना, एवापोरेटर कॉइल, उसके आगे लगा होता है, और ये ग्रिल में लगा होता है। ये हिस्सा सक्शन पार्ट है, और ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं ग्रिल का, ये डिस्चार्ज पार्ट है। यानी जो अभी मैंने ब्लोअर का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल यहाँ से एयर लेगा, कूलिंग कॉइल में घुमाएगा, और वापस यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा।
तो जहाँ ब्लोअर आपका रन करेगा, इतना बड़ा ब्लोअर है, वहाँ एक डक्ट बनेगी। डक्ट किससे बनेगी? बेंचुरी से, जो बना होता है थर्माकोल का, उसको हम बेंचुरी बोलते हैं। EPS एलिस्टीन पोलिस्टीरीन का बना होता है वो थर्माकोल, बहुत लाइट वेट होता है और उसका सबसे बड़ा काम होता है कि पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं है। नहीं तो स्पंज की तरह अगर सोख लेगा तो पूरे एसी में आपके बार बार पानी रिपीट होता रहेगा, है ना, गिरता रहेगा, कहीं ना कहीं से पानी आता रहेगा और सड़ने और गलने जैसी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो वो आप देखते हैं बहुत से लोग मछली कैरी करते हैं, फ्रूट कैरी करते हैं, बहुत दूर दूर तक चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें ठंडी रहे, मेंटेन बनी रहे, पानी में गले ना, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इंसुलेटेड होता है। आप जोमेटो स्विगी वाले को देखते हो, बॉक्स बड़ा सा लेके चलता है, वो पूरा इंसुलेट होता है ताकि पीछे से बाहर की हीट या बाहर की ठंडी हवाएं अंदर रखे सामान को कोई फ़र्क ना डालें। अंदर का गर्म रहे और बाहर ठंडा का ठंडा, जो भी टेम्परेचर रहेगा जिस मौसम में घूमेगा लेके, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसुलेटेड होता है ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये इसके सामने का ये फ्रंट पैनल लग जाएगा। फ्रंट पैनल खोल के हम फिल्टर वगैरह को साफ़ करने के लिए लगाते हैं। तो ये ग्रिल का पूरा पार्ट हो गया, ग्रिल का पार्ट हो गया, प्लास्टिक पार्ट में हो गया। उसके बाद हम आते हैं AC सीरीज़ की बात करते हैं। तो AC सीरीज़ में हमारे पास रिमोट आता है, AC सीरीज आता है ना, रिमोट आता है, मैनुअल बुक आता है, ये सब AC सीरीज में आता है। AC सीरीज कस्टमर के साथ जो बुक मिलती है, मैनुअल बुक मिलता है, उसमें पूरा फंक्शन वगैरह लिखा रहता है, वारंटी कार्ड उसी में होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको AC सीरीज में आती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन पार्ट, ये हमारा प्लास्टिक पार्ट का जो पीछे श्राउड होता है, इसको श्राउड बोलते हैं। ये श्राउड क्या करता है? ये उसको प्रोटेक्ट करता है कंडेंसर फैन को, कंडेंसर फैन एंड कंडेंसर को एक साथ अटैच करके रखता है, इस पोजीशन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ कंडेंसर रहेगा और इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये कि सपोर्ट के लिए रहता है, एक सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारे आगे के लिए ये सीट मेटल पार्ट है, ये सीट का बना होता है और ये लगा होता है जस्ट जहाँ पे आपका इवोपरेटर शुरू होता है, उसके पार्ट को ये डिवाइड करता है इस तरीके से। तो ये यहाँ लगेगा और इसको लगाने के बाद आपको इस्तेमाल करना पड़ता है यही मैं बहुत कर रहा था आपको, वो थर्माकोल के पीसेस होते हैं जहाँ आपका ब्लोअर इसके अंदर आपका घूमता है और दूसरी तरफ से हवा को डिस्चार्ज करता है। कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। इस थर्माकोल को हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे रहेगा ना, और पीछे आपकी PCB की पार्ट यहाँ से कवर कर देंगे, जो PCB का बॉक्स होता है वो इसको कवर कर देगा। इसको कवर करने के बाद इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो आपको एक डक्ट बनी मिल जाएगी यहाँ अंदर, यहाँ से देखेंगे ना तो यहाँ से एक डक्ट मिल रही होगी, यहाँ से हाथ मेरा दिख रहा है, इस डक्ट के थ्रू हवा आपका बाहर आता है। तो ये ब्लोअर यहाँ रहेगा इसके साथ, अभी यहाँ बाहर नहीं जा रहा है ना, अंदर नहीं जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे और अंदर रख देंगे। ये इस तरीके से रहता है इसके अंदर, और जब इसके अंदर रहेगा और शाफ्ट यहाँ रहेगी, इसमें रन करेगा आराम से, ठीक है, इस तरीके से रहेगा इसके अंदर। और जब इसके अंदर ये घूमेगा आराम से और उधर से हवा को भेजेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका डक्ट रहता है। तो ये हवा खींच रहा है इस साइड से, यहीं से खींचेगा ना। इसके सामने क्या रहेगा, इवोपरेटर कॉइल, हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो वाला पार्ट इसके सामने रहेगा। तो जो हवा आएगी यहीं इसी में से छन के इसके पास आएगी और ये इसको खींच रहा होगा तो इधर से डिस्चार्ज भी कर देगा, क्योंकि खुला हुआ। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसकी हवा यहीं रह जाएगी, ये उठना शुरू हो जाएगा प्रेशर की वजह से। तो इसके हवा निकालने के लिए यहाँ बनाया है, तो इसलिए इधर से हवा आएगी। इसको हम बोलते हैं वन साइडेड, इस AC को बोलते हैं वन साइडेड। ऐसे ही किसी किसी कंपनी में आपने देखा होगा जो टॉप फ्लो होता है, टॉप फ्लो में क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इस पार्ट को काट के उसको इस तरफ कर देंगे तो यहाँ से हवा आने लग जाएगी। यही है ना, यहाँ इसको क्लोज कर देंगे और इस पूरे पार्ट को क्लोज करके यहाँ से खोल देंगे तो टॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी टॉप से हवा आनी शुरू हो जाएगी। और किसी किसी में देखा होगा आपको, हिटाची की मॉडल में समर कूल मॉडल आता है, वो इस तरफ भी खुला रहता है, इधर भी खुला हुआ है और इधर भी खुला हुआ, दोनों साइड खुला रहता है, बीच में आपका वो ग्रिल पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, इस हिस्से से दोनों में से हवा भेजता है। क्या करें, जैसे यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा काटा, उसको छोटा कर देंगे और इधर को भी छोटा कर देंगे, तो जो एयर है दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तो दोनों हिस्सों में बराबर हवा आएगी। तो वो होता है कहीं आपके पास स्पेस कोने में नहीं है तो मिडिल में लगा लो तो कवर करता है। तो ये हो गया आपके आगे का पार्ट, और पीछे के पार्ट के लिए कंडेंसर हमारा ओपन बेस में रहेगा। तो इसको अब हटा देते हैं और आते हैं हम वापस आपके मैकेनिकल की तरफ। तो मैकेनिकल की तरफ आने के लिए सबसे पहले आपको इधर आना पड़ेगा। ये पार्ट आपका क्लियर है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। उसके बाद आते हैं हम इसकी तरफ। ये हमारे पास मेन पार्ट है, AC का मेन पार्ट है। ये तो सब प्लास्टिक और लोहा देखा अभी आपने, प्लास्टिक के पार्ट, लोहे वगैरह देखा, लेकिन हाँ बिना इसके ये भी नहीं असेंबल्ड हो पाएगा। असेंबल्ड के लिए सबको ज़रूरत पड़ती है एक साथ होने की।
अब इसके अंदर जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर आप पहला पार्ट जो देख रहे हैं ये कंप्रेशर है। ये कंप्रेशर है। कंप्रेशर क्या हमारा पार्ट इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है। इसमें जो गैस होती है वो वेपर फॉर्म में होती है। वेपर फॉर्म में लो टेम्परेचर लो प्रेशर होती है इसके अंदर। और जब ये जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहाँ से गैस को कंप्रेस कर देगा। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को कंप्रेस करके इस पाइप के थ्रू कंडेंसर में भेज देगा। कंडेंसर में जब इन होगा तो इसके अंदर आ जाएगा सैचुरेटेड वेपर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसके अंदर आ जाएगा। और जैसे इसके अंदर आएगा, कूलिंग कॉइल की लेंथ देख रहे हो, काफ़ी रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और वापस इधर से भी 10 है ना, है दोनों तरफ। तो 10 की रो है। ये रो में क्या करेगी, ये घूमेगा पूरी फ्लो में, कॉइल में घूमेगा प्रेशर से, और आसपास की हवा लेकर फैन क्या करेगा, इसकी गर्मी को निकाल देगा। क्योंकि यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, तो टेम्परेचर को कम कर देगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा गैस का, तो वो क्या हो जाएगी, वेपर से लिक्विड बन जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड। एकदम अभी लिक्विड नहीं है, वो सैचुरेटेड है क्योंकि अभी जस्ट पिघला हुआ है। तो वो वेपर को गर्मी कम कर देगा। वेपर में से गर्मी कम करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड चली जाएगी कूलिंग कॉइल के जस्ट नीचे, सॉरी कंडेंसर के नीचे। कंडेंसर के नीचे जाने के बाद इधर से आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं जो ये कैपिलरी की तरह देख रहे हैं, तो इससे यहीं से सक्शन शुरू हो जाएगी। इस पार्ट से सक्शन पार्ट शुरू हो जाएगा। तो सक्शन जब यहाँ से निकलना शुरू करेगा, गैस खींच भी रहा है भाई, ये ढकेल भी रहा है तो खींच भी रहा है ना, तो ये यहाँ से निकलेगी गैस लिक्विड फॉर्म में, वार्म लिक्विड होगी। जब वार्म लिक्विड इसके अंदर आएगी, इसके साथ कैपिलरी में घूमेगी, कैपिलरी में से घूम के जब वापस इससे जाएगी कहाँ तक, इवापोरेटर तक। इवापोरेटर तक जाने में क्या हो जाएगा, वो गैस लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ ये कैपिलरी जो काम करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर को आगे भेज देता है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ से जाएगी इसके अंदर। अब इवापोरेटर में भी सेम ऐसे सीन है जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं। एक बार घुमाएंगे थोड़ा सा, हल्का ऐसे करके रोटेट कर देंगे थोड़ा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पाइप से आ रही है गैस, इसके अंदर जा रही है पूरी कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में आप देख रहे हो बहुत सारे रो हैं जो कॉपर्स की बनी हुई है, ट्यूब बहुत सारी ट्यूब हैं, सारी ट्यूब में ये रन कर देगी। रन करने के बाद ये सक्शन पार्ट शुरू हो जाएगा। ये 1 2 3 4 देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 पाइप है, ये है इसका सक्शन पार्ट, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या करेगा, इसका चारों पाइपों से वापस खींचेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आई थी लिक्विड, जो टेम्परेचर लो था और लो प्रेशर था, लिक्विड गैस आई थी अब इसके अंदर। लेकिन ये रूम की गर्मी जो ब्लोअर था, रूम की गर्मी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। किसके, इसमें से हवा इधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ, इधर से इन हो रही है और इधर से अंदर ब्लोअर खींच ले रहा है। ब्लोअर खींच के उसको उधर से डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो वो गर्म हवा जो इसमें लग रही है वही लिक्विड उबल जाती है, उसको बोलते हैं वेपराइज होना, बॉयल हो जाती है। तो जब वो बॉयल हो जाती है तो फिर लिक्विड है, लिक्विड में वजन होता है, नमी होती है तो वजन होगा भाई, पानी जैसा दिखता है। तो वो नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठने के बाद क्या काम करेगा, वो धीरे धीरे गर्मी लग के वो धीरे धीरे वेपर होना शुरू हो जाएगा। तो जब वेपर होके ऊपर की तरफ आएगा और ये सारी पाइपों में से गैस खींच लेगी, खींच के क्या करेगी, इसको ले जाके सीधा एक्यूमुलेटर के माध्यम से कंप्रेसर में डाल देगी। अगर किसी पोजीशन में यहाँ पर तक लिक्विड आ भी गई तो ये एक्यूमुलेटर इसीलिए कंप्रेसर से जस्ट बाहर बना होता है। इसकी हीट की वजह से अंदर वापस कंप्रेसर जो लिक्विड था गैस, वो वापस क्या करेगा, हीट देके उसे फिर से वेपर में बदल देगा और वेपर में ही कंप्रेसर के अंदर चली जाएगी। तो हर हाल में कंप्रेसर में वेपर ही जाएगा। और स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कंप्रेसर हमारा वेपर कंप्रेसर है, और इसी जो पूरा चक्र आपने सुना और समझा, इसी चक्र को बोलते हैं वेपर रेफ्रिजरेशन चक्र साइकिल। तो वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल यही होता है जिसे कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। कि कंप्रेशन सिस्टम यही हो गया पूरा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। पूरी मशीन में मैकेनिकल वर्क हुआ है, बस किसने किया, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने किया था। मैकेनिकल कंप्रेसर के अंदर भी रोटर लगा है, क्रैंक शाफ्ट लगी है, और रोटर की उसकी वजह से वो पूरा घुमा देता है प्रेशर से। तो ये क्या करता, मैकेनिकल था। लेकिन कौन कर रहा है उसकी मदद, इलेक्ट्रिकल। हाथ से नहीं कर पाएंगे हम इतना तेज, क्योंकि उसके अंदर आरपीएम जो है 3000 है। 3000 आरपीएम हम हाथ से नहीं दे पाएंगे 1 मिनट में। तो कौन दे सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वाइंडिंग उसको टार्क देती है, और टार्क की वजह से गैस उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस करके ये गैस का पूरा सिस्टम हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत, ये इवापोरेटर कॉइल है और ये कंडेंसर कॉइल है। ये एक तरीके से हीटिंग कॉइल भी बोल देते हैं लोग फील्ड वगैरह में, टेक्नीशियन इसको कूलिंग कॉइल बोल देते हैं। तो ये इवापोरेटर है और ये कंडेंसर है। टेक्निकल नाम इनके यही है, इवापोरेटर कॉइल एंड कंडेंसर कॉइल। ठीक है, तो ये आपने देखा रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल, ये पूरा मैकेनिकल पार्ट हो गया।
और यहाँ पे जो आपने देखा इसमें इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक पार्ट थे। तो इन सबको हम आज असेंबल करेंगे, ठीक है। खोलना तो आपने खोल दिया था, बट अब हम बारी बारी इसको असेंबल करेंगे, पूरी इसी को पैक करेंगे। पैक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपना ये मैकेनिकल चक, यही लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आइए इसको लगाते हैं।